हाँ बस। माइक वाला नहीं कि दूसरा लगा ले यहाँ पर बोला। अरे बहुत भारी है, बहुत मोटे हैं ये। हेलो हेलो। हेलो। आ रही आवाज? गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। बच्चों, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, वेलकम टू द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेहद दिलचस्प, बहुत ही आसान टॉपिक आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पर बच्चों, इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले बस कुछ पल दो पल की बात है जो मैं आप सभी बच्चों से कह देना चाहता हूं। बच्चों, अपनी हर क्लास के दौरान बोर्ड पर जो है मैं हमेशा यहां पर दो डेट्स आपके लिए लिखूंगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, एक होगी करंट डेट, एक बच्चों हम करंट डेट लिखेंगे वो है 8 जुलाई 2025। और एक मैं यहां पर हमेशा एक तारीख आपके लिए लिखूंगा बच्चों, वो तारीख है आपको 100 में आना चाहिए, वो है 3 मई 2026। बच्चों, आज चूंकि हमारी पहली क्लास है, बस चंद समय की बात है जो मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं। अपनी हर क्लास में बच्चों, बोर्ड पर जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो चैट बॉक्स में इंडिकेट भी कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि एमजे सर यहां पर क्या लिखना चाह रहे हैं। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं यहां पर हमेशा हर लेक्चर में बोर्ड पर मैं आपके सामने दो तारीखें लिखूंगा। एक तारीख होगी बच्चों उसमें आज की तारीख यानी करंट तारीख, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है बच्चों 8 जुलाई 2025। ये तारीख आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आपके जीवन में बेहतरीन टीचर एमजे स्टार की एंट्री हो चुकी है। और दूसरी तारीख बच्चों, ये वो तारीख है, टेंटेटिव डेट है बच्चों, जैसे कि 4 मई 2025 को आपने नीट का एग्जाम दिया है, तो 3 मई 2026 को हम उम्मीद करते हैं फिर से आप उस नीट के एग्जाम में अपियर होंगे। और बच्चों, जो सपना लेकर आप करियर परिवार के साथ जुड़े हैं, उस सपने को एक नाम देना चाहूंगा। तो एमजे सर आपके लिए हमेशा यहां पर एक सपना लिखेंगे, वो सपना है बेटा मां। मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द आपके लिए चुना जाए बच्चों, इससे खूबसूरत शब्द आपके लिए नहीं हो सकता, वो है मां। मां क्या कहना चाहता है, वो है मिशन एम्स। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब मैं बोर्ड पर मां लिखूंगा तो दिमाग में आना चाहिए हम दिल्ली वाली मां की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो घर पर मां है उसको भी रिस्पेक्ट देना है, जो सपने वाली मां है मिशन एम्स उसको भी रिस्पेक्ट देना है। और बच्चों, दिल्ली वाली मां तक जाना है तो तैयारी होनी चाहिए 720 की। तो 720 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो है डिसिप्लिन। बच्चों, डिसिप्लिन जो है ऑनलाइन में हम बिल्कुल ऑफलाइन वाला लेकर आना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा, सेल्फ मोटिवेशन में रहना होगा। बाकी विश्वास मानिए, बेहतरीन क्लासेस आपके सामने हम पेश करेंगे। तो फिर से बच्चों, मैं करियर विल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम वंस अगेन टू द मैजिकल यूनिवर्स ऑफ स्टार लेक्चर्स बाय एमजे स्टार सर। बच्चों, आज जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही आसान चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, थोड़ी देर में यहां पर लिख देता हूं, जब तक आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में इंडिकेट कर दीजिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो आप बच्चों मुझे थंब इंप्रेशन शो करके एक बार जल्दी से इंडिकेट कर दीजिए, तब तक मैं बोर्ड पर कुछ लिख देता हूं, हमारा समय बचेगा। बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में इंडिकेट कर दें।
बच्चों एक चैप्टर हम शुरू करें जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों एनसीईआरटी पर जो है ये आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी बायोलॉजी की 11th क्लास की रिस्पेक्टेबल एनसीईआरटी पेज नंबर 230 पर ये टॉपिक शुरू होता है। और बच्चों जो आपको मॉड्यूल हैं, करियर विल के जो मॉड्यूल हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे या फिर अवेलेबल हो गए होंगे। तो बच्चों मॉड्यूल नंबर 6 है, उसके हम पेज नंबर 1 पर आ चुके हैं। लेटेस्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 230 पर ये शुरू होता है। बच्चों मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, चूंकि हमारी पहली क्लास है तो एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, तैयारी 720 की है, ना तो 700 की है, ना 715 की है, ना 716 की है। जो तैयारी है बच्चों वो 720 की है, क्योंकि जो सपना हम आपको दिखा रहे हैं वो सपना है बच्चों मां। और बच्चों मां तक जाना, मिशन एम्स को पूरा करना, दिल्ली एम्स तक जाना, ये जो है बहुत ही आसान काम है बच्चों। पर फिर दोहराता हूं, ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास की तरह ही अटेंड करने की कोशिश करेंगे। पूरी मेहनत के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो बस मैं आपको यह कहना चाहूंगा बच्चों, जो भी हमारे सिलेबस में उसे हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। जो आउट ऑफ सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्स सेक्शन अगर एनसीईआरटी से हट गया है तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बच्चों सेंसरी ऑर्गन्स आई और ईयर एनसीईआरटी से हट चुके हैं तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पर हमें समझना होगा कि जो जो हमारे सिलेबस में उसे हमें बेहतरीन अंदाज में समझना होगा। तो बच्चों चूंकि हमारी पहली क्लास है, मैं आपको कह देना चाहता हूं, मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा। तो बच्चों समय बहुत कीमती है, चलिए शुरुआत करता हूं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिलहाल कुछ नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान सुने। बायो का जो हमारा करियर विल का मॉड्यूल नंबर 6 है उसके हम पेज नंबर 1 पर आ चुके हैं बच्चों। और जो हमारा एनसीईआरटी पेज नंबर 230 है वहां पर चैप्टर का हेडिंग है बेटा दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ध्यान सुनना बच्चों, मैं एक खूबसूरत शब्द से बायोलॉजी की क्लास शुरू करना चाहता हूं और वो शब्द है बच्चों बायोलॉजी। मैं फिर दोहराता हूं, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, जी जान लगा देंगे हम मां तक जाने के लिए। बच्चों आज हम करेंगे बस कुछ प्यार भरी बातें, धीरे धीरे बच्चों फिर हम रफ्तार पकड़ेंगे। और फिर दोहराता हूं, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रखे बच्चों। मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको सुन नहीं सकता, मैं आपको महसूस नहीं कर सकता, पर आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। तो मेरी मेहनत को आप महसूस जरूर करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे और मां तक हम पहुंचेंगे। तो आइए शुरुआत करता हूं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान सुने बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 230 पहला जो पैराग्राफ है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। एक खूबसूरत शब्द से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, दैट इज बायोलॉजी। बच्चों आप जानते हैं बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। अगर आम भाषा में कहूं तो बायो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। एक और चीज बता दूं बच्चों, मैं पढ़ाते समय चीजों को कई बार रिपीट करूंगा। रिपीट इसलिए करूंगा ताकि टॉपिक आपको क्लास में ही याद हो जाए, आप फिर वहां बैठकर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करता हूं खूबसूरत शब्द से जिसका नाम है बच्चों बायोलॉजी। आम भाषा में बात करते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो का मतलब बच्चों लाइफ या फिर हम लिविंग बींग्स की बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बच्चों जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अब समझें, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा तो रहना होगा बच्चों, पर हमें अच्छे से जिंदा रहना है, हमें मां तक पहुंचना है। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अब बच्चों अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको अपने बॉडी के सभी सेल्स को जिंदा रखना होगा। आप पढ़ चुके हैं बच्चों, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं पूरा एक ऑर्गेनिज्म। और बच्चों हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो फिर दोहराता हूं, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अगर आपको जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना होगा। बेटा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिश करेंगे क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। वापस से बोल रहा हूं बेटा, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। बच्चों अगर हमें जिंदा रहना है तो बॉडी के सेल्स को जिंदा रहना है, और किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। और एनर्जी के लिए उसको करना होगा मेटाबॉलिज्म। आप पढ़ भी चुके हैं, एनसीईआरटी कहती है मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। यानी समझो बेटा, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अगर हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना है, और बेटा किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी के लिए उसको मेटाबॉलिज्म करना होगा, और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बेटा जी वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर स्टेडी स्टेट होना चाहिए, और बॉडी के अंदर स्टेडी स्टेट का होना, इंटरनल एनवायरनमेंट का कांस्टेंट होना, यह कहलाता है बेटा जी होम्योस्टेसिस। तो मैंने आपके सामने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, वो है होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस बेटा जी? वापस से बोल रहा हूं, द मेंटेनेंस ऑफ
स्टडी स्टेट इन द बॉडी, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। यानी समझो बच्चों, हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना है, सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए उसको मेटाबॉलिज्म करना हो। अगर एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बेटा जी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि होम्योस्टेसिस होना चाहिए। बेटा एक चीज समझो, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। बेटा हम हर चीज को कांस्टेंट बनाकर रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी हार्ट बीट को कांस्टेंट रखते हैं ना बेटा जी, 72 हार्ट बीट पर मिनट। वो अलग बात है, बढ़ती है तो घटा देते हैं, घटती है तो बढ़ा देते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी हार्ट बीट को कांस्टेंट रखते हैं बेटा जी। उसी तरह से हम अपने बॉडी टेम्परेचर को भी तो कांस्टेंट रखते हैं ना बच्चों। मैं फिर दोहराता हूं, पढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं, समझाऊंगा ज्यादा। अभी एनसीईआरटी पेज नंबर 230 की शुरुआत की 2 लाइनें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझो बेटा, गर्मी का मौसम होता है हम स्वेटिंग करते हैं, सर्दी का मौसम होता है हम शिवरिंग करते हैं, ताकि हम बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। उसी तरह से बच्चों जी हम अपने बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको भी तो हम कांस्टेंट रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बेटा हम अपनी ब्रीदिंग रेट को भी तो कांस्टेंट रखते हैं, 12 से 16 पर मिनट। तो आपने देखा, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाकर रखना। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, ऑनलाइन की दुनिया को हम ऑफलाइन से रिप्लेस करना चाहते हैं। आप वहां बैठे हैं, एक एक चीज को आपको ऑफलाइन के डिसिप्लिन के साथ सुनना होगा। ध्यान सुने बच्चों, जीवन के लिए जरूरी है मेटाबॉलिज्म, और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो बेटा जी वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि होम्योस्टेसिस होना चाहिए। और एनसीईआरटी कहती है अगर आप चाहते हो कि होम्योस्टेसिस हो तो उसके लिए जरूरी है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 230 शुरुआत की 2 लाइन में आपको शब्द मिल जाएंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन और होम्योस्टेसिस। वापस से बोल रहा हूं, हम चाहते हैं आप 720 लेकर आए, हम चाहते हैं आप दिल्ली एम्स तक पहुंचे, आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, उसके लिए आपको डिसिप्लिन से सुनना होगा। बच्चों फिर दोहराता हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 230 शुरुआत की 2 लाइन में एनसीईआरटी क्या लिखती है? हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब समझ में आ गया बच्चों? होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट का कांस्टेंट रहना, और जब बॉडी में होम्योस्टेसिस होगा तभी बॉडी के अंदर एफिशिएंटली मेटाबॉलिज्म होगा, एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म होगा तो फिर एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो जीवन होगा, जीवन होगा तो बायोलॉजी होगी, और बायोलॉजी होगी तो एमजे स्टार की जादुई जो है क्लास आपके सामने आएगी। तो ध्यान सुनना, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें बच्चों? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आपको समझ में आ गया? बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बेटा जी कांस्टेंट बनाकर रखना। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया बेटा, वो है कोऑर्डिनेशन। मैं फिर दोहराता हूं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए बच्चों। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं पर मैं महसूस कर सकता हूं, आप मेहनत देख रहे हैं, तो मुस्कुराहट रखना कंपलसरी है बेटा, ये कोई चॉइस नहीं है। घर पर बैठे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम करियर विल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमजे स्टार की मैजिकल क्लास में बैठे हैं। तो ध्यान सुनो बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस आपको समझ में आ गया? मैंने आपके सामने एक वर्ड फेंक दिया बेटा, वो है कोऑर्डिनेशन। बेटा आम भाषा में कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज फैशन, इसका मतलब बेटा जी तालमेल के साथ काम करना। फिर दोहराता हूं बच्चों, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब आम भाषा में होता है तालमेल के साथ काम करना, मिलजुल के काम करना। पर एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखती है बेटा जी, दूसरी लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। आपके सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर आप पीडीएफ को मॉड्यूल को खोलने की व्यवस्था रख सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल एनसीईआरटी कहती है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। बेटा वापस दोहराता हूं, एनसीईआरटी कहती है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which 2 or more organs interact and complement the functions of one another। बेटा एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, पर इस डेफिनेशन के अंदर एनसीईआरटी ने 2 शब्द समेट रखे हैं, एक है बेटा जी इंटरैक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। 720 लाने हैं, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझें। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जब हमारी बॉडी के 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम आपस में मुलाकात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की कमी को पूरा करेंगे। तो वापस से बोल रहा हूं बेटा, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। रूम पर बैठे हो, मेरे साथ साथ आपको बोलना है, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। पर
कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरैक्ट करें बच्चों, एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अब इन्हीं दो शब्दों को समझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा उस पैराग्राफ में, फिजिकल एक्सरसाइज का। चलिए थोड़ा सा मैं उस एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देता हूं। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, टॉपिक याद होना चाहिए, कम से कम 3 मई 2026 शाम के 5 बजे तक। तो मुस्कुराहट के साथ पढ़ते हैं, ध्यान सुनना बेटो। मैं आपके लिए एग्जाम्पल थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। जैसे कि कल को पता नहीं आपके माइंड में ख्याल आ जाए कि एमजे स्टार सर जो हैं बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं। वैसे ख्याल गलत है, द असर्शन इज रॉन्ग, पर आप जो है नादान है। ख्याल आ सकता है कि यार कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो एमजे सर को जो है कुत्ते से कटवाऊंगा। अब कमाल की बात तो देखिए, कितना नादान है ऑनलाइन वाला बच्चा, शेर को कटवाने के लिए कुत्ते की प्लानिंग कर रहा है। पर खैर कोई बात नहीं, बच्चा नादान है, रेस्पेक्ट करते हैं। बच्चे ने क्या सोचा कि चलो एमजे सर को कुत्ते से कटवाएंगे, और आपने मेरे पीछे बेटा जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया है। आपने मेरे पीछे जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया। अब सुनना बच्चों, एमजे सर शेर हैं। बच्चों ये बात सिर्फ किताब में अच्छी लगती है, हम ऑफलाइन की दुनिया को ऑनलाइन में आपके लिए समेटने की कोशिश करें। बेटा एमजे सर शेर हैं, ये बात सिर्फ किताब में अच्छी लगती है, पर वाकई में जब पीछे वो शेर जैसा कुत्ता पड़ता है, जर्मन शेफर्ड, तो फिर भागना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है एमजे सर भागेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे जो हैं मुस्कुराहट का सिंबल भेज रहे हैं, तो बच्चों मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे, वादा रहा आपको हम मां तक छोड़ कर आएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो समझना, मान लेते हैं आपने मेरे पीछे जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया है, तो एमजे सर जो है अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए नजर आएंगे। एमजे सर भाग रहे हैं, पीछे जो है वो दरिंदा पड़ा हुआ है, जर्मन शेफर्ड पड़ा हुआ है। अब आपको पता है बच्चों, भागते समय मेरे जो स्केलेटल मसल है, स्पेशली मेरे लोअर लिम्स की, वो मसल्स चिल्लाने लगेंगी, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया। ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मेरी जो स्केलेटल मसल्स है वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो भागते भागते जो है उनके पास ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर चुके होंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो मुझे इतना बता दीजिए, लिखकर नहीं बताना है, वहीं बैठे बैठे बोलकर बता दीजिए। तो मुझे इतना बताइए, इस समय अगर मुझे जिंदा रहना है, जान लगा देंगे बच्चों, मुझे इतना बता दीजिए, इस समय अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे जो है उस दरिंदे के जबड़े से बचना होगा, मुझे लगातार भागना होगा। और लगातार भागने के लिए मेरे पैरों की जो स्केलेटल मसल है उनके पास एनर्जी लगातार होनी चाहिए, और एनर्जी के लिए उनके पास ऑक्सीजन लगातार होनी चाहिए। तो मुझे बस इतना बता दीजिए, वहीं बोलकर मैं महसूस कर लूंगा। यही तो बच्चों रिश्ता होता है। मुझे इतना बता दीजिए, इस समय मेरे पैरों की जो मसल्स है उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? जाहिर सी बात है बच्चों, ज्यादा चाहिए। अरे बेटा, आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन को अंदर लेकर कौन आएगा? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने देखा होगा बेटा जी, भागते समय या फिर फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्ट हो जाती है। बेटा हम जो है शैलो और फास्ट ब्रीदिंग करते हैं ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर ला सकें। पर आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना काम किया, उसने ऑक्सीजन को कहां पहुंचा दिया? आपके लंग्स में, यानी एल्वुलाई में। पर कमाल की बात है बच्चों, मुझे तो इस ऑक्सीजन को अपने स्केलेटल मसल तक पहुंचाना है, स्पेशली लोअर लिम्स में। मुझे इतना बताइए, क्या ऑक्सीजन को लेकर लंग्स जाएंगे? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अरे ऐसा थोड़ा होगा बेटा कि लंग्स यहां से उतर कर जाएंगे, ऑक्सीजन देकर वापस यहां आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है ये ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब ये ऑक्सीजन एल्वुलाई की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी? ब्लड के अंदर, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, और किसको डिलीवर करेगा? आपके रेस्पेक्टिव टिश्यू को। तो आपने देखा बेटा जी, इस समय अगर मुझे जिंदा रहना था तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, आपस में मुलाकात कर रहे हैं बेटा जी, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अरे एल्वुलाई जो है बेटा जी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो ब्लड है बेटा जी वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आपने देखा एल्वुलाई लेवल पर दोनों सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं बेटा जी, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन ला सकता है, पहुंचा नहीं सकता। सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचा सकता है, ला नहीं सकता। तो आपने देखा इस सिचुएशन में, या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जांपल, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप क्यों ना करें, आपके बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें बच्चों जी? होम्योस्टेसिस। तो वापस से दोहराता हूं, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मुझे एक बार थंब इंप्रेशन शो करके जल्दी से इंडिकेट कर दीजिए। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे इंडिकेट करेंगे बच्चों। अभी एनसीईआरटी पेज नंबर 230 का पहला पैराग्राफ आपके सामने चल रहा है।
विश्वास मानिए, ऑफलाइन की दुनिया को ऑनलाइन में उतारने के लिए करियरविल परिवार जुट चुका है। तो बहुत मेहनत करेंगे, वापस शुरू करते हैं। कोशिश करना बच्चों क्लास में याद हो जाए। जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा, आपस में इंटरैक्ट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सके बच्चों, होम्योस्टेसिस। क्योंकि होम्योस्टेसिस होगा तो मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली होगा, मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन एफिशिएंटली होगा, एनर्जी होगी तो फिर जीवन होगा, और जीवन होगा तो जीवन का अध्ययन होगा, बायोलॉजी होगी। और एमजे स्टार की बेहतरीन क्लास आपके सामने होगी। फिर से रिवाइज करवाता हूं, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। अब बेटा हम चाहते हैं ऐसा। बेटा सेम टू सेम कंसेप्ट, आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, देख नहीं पा रहा हूं आपको, पर मैं महसूस करना चाहता हूं कि एमजे सर की क्लास में एक एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे, ध्यान सुनना बेटा। सेम टू सेम कंसेप्ट आप अपने घर पर भी तो अप्लाई कर सकते हो। मुस्कुराहट के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि ये शरीर जो है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स रहा करते हैं। आपका घर जो है, आपके घर में बहुत सारे लोग रहा करते हैं। घर में पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, नाना है, नानी है, छोटा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है। आपके घर में बहुत सारे लोग रहा करते हैं। तो बच्चों सेम कंसेप्ट वहां अप्लाई होता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 230 चल रहा है। अब अगर आप सेम टू सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर का वातावरण कांस्टेंट रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में होम्योस्टेसिस हो, तो बेटा सेम कंसेप्ट है। घर के सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा ना बेटा, सबको आपस में मुलाकात करनी होगी, इंटरैक्ट करना होगा, एक दूसरे की कमी को पूरा करना होगा, कॉम्प्लीमेंट करना होगा। अरे समझो बच्चों, पापा पैसा कमाते हैं तो मम्मी पर खर्च करना पड़ेगा, मम्मी खाना बनाती हैं तो पापा को भी खाना खिलाना पड़ेगा, आपस में मुलाकात करनी होगी बेटा जी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। यही तो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। आप खुद सोचो बच्चों, अगर मान लेते हैं घर में सभी लोग मुलाकात ना करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना करें, जस्ट इमेजिन, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ बढ़ते हैं बच्चों, जस्ट इमेजिन कल को मान लो पापा ऑफिस से आते हैं, वो मम्मी से कहते हैं अजी सुनती हो बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से हमें खाना परोस दो, और मम्मी बड़े प्यार से पापा से कह दे गेट लॉस्ट। आप खुद सोचो बेटा जी, क्या घर में होम्योस्टेसिस होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मां तक जाना है। अरे सोचो मम्मी अगर पापा से कह दे कि मां कसम अपुन जो खाना बनाएगी पूरा का पूरा अपुनिच खाएगी, आपको जो है बिल्कुल नहीं देगी, तो वहां पर महाभारत छिड़ जाएगी। आप सोचो तो सही बेटा जी, कल को मान लो मम्मी अगर पापा से कहती है, कल को मम्मी पापा से कहती है अजय सुनते हो शाम को जो है गुप्ता जी के यहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन है, अब चूंकि हमारे पास कोई ढंग की साड़ी तो है नहीं बेटा, ये जो है मम्मियों की बहुत बड़ी विडंबना है, ये नारियों की बहुत बड़ी विडंबना है। एक तो इनके पास इतने कपड़े होते हैं कि रखने की जगह नहीं है, और जब पहनने की बारी आती है इनके पास पहनने के कपड़े नहीं है। बेटा समझो मम्मी पापा से कहती है अजय सुनते हो, अजी सुनते हो कि आज शाम को गुप्ता जी के यहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन है, हमें कोई नई साड़ी खरीदनी है, तो प्लीज आप हमें 5,000 रुपए दे दीजिए। और अगर मान लो पापा मम्मी से कह दें गेट लॉस्ट, अनर्थ हो जाएगा बेटा। अगर मम्मी पापा से कह दे तो चल भी जाएगा, अगर पापा मम्मी से कह देंगे तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, घर का वातावरण कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो, हम चाहते हैं आप मुस्कुराहट के साथ मां तक पहुंचे, अगर आप चाहते हो कि आपके घर का वातावरण कांस्टेंट रहे, अगर आप चाहते हो कि घर में होम्योस्टेसिस हो, तो घर के सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, आपस में मुलाकात करनी होगी, इंटरेक्ट करना होगा, एक दूसरे की कमी को पूरा करना होगा, कॉम्प्लीमेंट करना होगा। यानी अगर आप चाहते हो कि घर का वातावरण कांस्टेंट है, तो घर के सभी लोगों को मिलजुल कर रहना होगा। बेटा ऐसा हम चाहते हैं, पर चाहने से हर चीज मुकम्मल हो जाए जरूरी नहीं है बेटा जी। 4 मई 2025 को भी आपने कुछ ना कुछ चाहा था। मैं आपके जख्मों को कुरेदता रहूंगा बच्चों, इस जख्मों को आप भरने नहीं देना बच्चों, इस जख्मों को आप भरने नहीं देना। ऐसा थोड़ा है कि आज पहली क्लास है हम जोश में हैं, नहीं बच्चों, पूरे सेशन में हमें हर सब्जेक्ट की क्लास को हमको उसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होगा। तो हर दिन एमजे सर आपके उस जख्मों को कुरेदेंगे। कम से कम 3 मई 2026 शाम के 5 बजे तक जो है हम उसे भूलने नहीं देंगे। तो ध्यान सुनना बच्चों, अगर आप चाहते हो, अब ऐसा हम चाहते हैं कि घर के सभी लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहे हैं, पर आजकल कोई मिलजुल कर रहना थोड़ी ना चाहता है, मिलजुल कर रखना पड़ता है। तो घर के सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए,
उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जिम्मेदारी दो लोगों ने उठा रखी है। एक तो है बेटा जी पापा, एक उनकी मदद करने के लिए कौन है? मम्मी है। तो सिमिलरली बेटा जी हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करे, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। और उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। जो पापा है वो है नर्वस सिस्टम, और उनकी मदद करने के लिए जो मम्मी है वो है बेटा जी एंडोक्राइन सिस्टम। यानी समझो बेटा, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं आपको क्लास में याद हो जाए बच्चों, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। और उनसे भी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम हैं। एक तो पापा है नर्वस सिस्टम, और उनकी मदद करने के लिए मम्मी है एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 230 चल रहा है, उसी का पहला पैराग्राफ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर दोहराता हूं, पढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं, समझाऊंगा ज्यादा, इसीलिए हिंदुस्तान एमजे सर को जानता है। अब ध्यान सुनना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के सभी सेल्स को या बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, और पर इनके कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग है बेटा जी। इनका कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग होता है। ध्यान सुनना, पहली बात तो जिस समय जिस सेल को या ऑर्गन को कंट्रोल किया जाता है उसे कहा जाता है बेटा जी टारगेट ऑर्गन। अब मैं आपको ये समझाता हूं नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है। ध्यान सुना बेटा, बस आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपको आइडिया है। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। आपको पता है बेटा जी न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। थोड़ी देर बाद हम डिस्कस भी करेंगे। न्यूरॉन में सेल बॉडी वाला पार्ट है, वहां पर डेंड्राइट्स वाला पार्ट है और एक्सॉन वाला पार्ट है। बेटा एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। आपको पता है एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है। अब सुनना, नर्वस सिस्टम को किसी भी टारगेट को कंट्रोल करना होता है तो वो कैसे कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम अपने न्यूरॉन की मदद से, न्यूरॉन के भी बेटा जी एक्सॉन की मदद से वो अपने टारगेट के साथ सीधे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। तो एनसीईआरटी भी कहती है द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एनसीईआरटी पेज नंबर 230 चल रहा है, ध्यान सुनो बेटा। एनसीईआरटी कहती है द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। बेटा जी नर्वस सिस्टम हूबहू वैसे काम करता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। मान लो बेटा जी नर्वस सिस्टम स्विच है, मान लेते हैं जो टारगेट स्ट्रक्चर है वो कोई पंखा है। आपको पता है स्विच पंखे को कंट्रोल करेगा, पर इनके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना होता है वायर की मदद से। तो ध्यान सुनिएगा, नर्वस सिस्टम को जिस भी टारगेट सेल को कंट्रोल करना होता है वो अपने न्यूरॉन की मदद से, न्यूरॉन में भी एक्सॉन की मदद से उस सेल के साथ क्या बनाता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब समझिए बेटा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने से काम थोड़ा ना चलेगा। आपको पता है उस तार के अंदर करंट भी तो जानी चाहिए। तो हम देखेंगे बेटा अगली क्लास में, यहां पर जो है जनरेट होती है नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मान के चलना नर्व इंपल्स कुछ और नहीं है, बस एक करंट है। तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से, नर्व फाइबर की मदद से अपने टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है और नर्व इंपल्स नाम की करंट भेजकर फिर वो उस टारगेट को कंट्रोल करता है। बेटा समझो, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का पैटर्न है। स्विच और पंखे के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो वायर बनाता है और साथ में उसमें जो है करंट जो है फ्लो होती है। तो वापस से दोहराता हूं, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अरे बेटा जी पापा के कंट्रोल करने का यही तो तरीका है। पापा को जिसको भी कंट्रोल करना होता है वो अपने टारगेट के साथ सीधे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते हैं। ये तो बात हो गई मुस्कुराहट की, आपको 100 में आना चाहिए बच्चों। अरे पापा का यही तरीका है, जिस भी ऑर्गन को कंट्रोल करना होता है वो उस ऑर्गन के साथ सीधे क्या बनाते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और नर्व इंपल्स भेजकर, करंट भेजकर, झन्नाटेदार इंपल्स भेजकर उस टारगेट को कंट्रोल करते हैं। ये पापा का तरीका होता है। आइए बात करते हैं मम्मी की, बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सुनना बेटा, आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम में हम जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, और आपको पता है बेटा जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। उनके पास डक्ट नहीं होती है। सोचो अगर डक्ट होती तो वो डक्ट की मदद से टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते, पर चूंकि डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन सिस्टम अपने टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बनाता है। तो मैंने लिखा है बेटा, नर्वस सिस्टम तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है नहीं बनाएगा। तो अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, ये अपने मैसेज को कैसे पहुंचाएगा? आपको आइडिया बेटा जी, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ केमिकल सीक्रेट करती है जिनको हार्मोन्स कहा जाता है, और ये हार्मोन्स ब्लड और लिम्फ की मदद से टारगेट तक पहुंचकर उसको कंट्रोल करते हैं। बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 230 का पहला पैराग्राफ चल रहा है। वापस से बोलता हूं, हम चाहते हैं हमारी बॉडी के, मैं चाहता हूं आपको क्लास में याद हो जाए। तो सुनना, एनसीईआरटी कहती है हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, इंटरैक्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि हम
क्या मेंटेन कर सके, होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के नर्व इंपल्स भेज के काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम बेटा जी ब्लड और लिम्फ की मदद से हार्मोन नाम के केमिकल भेजकर कंट्रोल करता है। अब एक चीज समझना बच्चों, है ना, आज बस इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है, धीरे धीरे आपको और मजा आएगा। ध्यान सुनो बेटा, नर्वस सिस्टम जो है वो एक फास्ट स्पीड सर्विस है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्विक कोऑर्डिनेशन। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। यानी बेटा नर्वस सिस्टम जो है वो एक फास्ट स्पीड सर्विस है, पर इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो होता है। चलो मैं आपको समझाता हूं, इस लाइन को समझे बेटा जी। सुनना, मैंने आपसे क्या कहा, नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट स्पीड सर्विस है। ये फास्ट स्पीड सर्विस क्यों है? क्योंकि यहां जो मैसेज है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर डिलीवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो भाई बहन हैं, मान लेते हैं पापा ने फैसला कर लिया है कि मुझे भाई को कंट्रोल करना है, तो उनका जो मैसेज है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर डिलीवर होगा। तो यहां पर काम जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। पर एंडोक्राइन सिस्टम का जो मैसेज है बेटा जी वो ब्लड में चला गया, और ब्लड की मदद से वो वाइड स्प्रेड चला जाएगा, तो टारगेट तक पहुंचने में उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो काम करता है। अब ध्यान सुना बेटा, नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें, जो रेस्पॉन्स आता है, पहली बात तो जो लौट कर आता है उसे रेस्पॉन्स कहते हैं। एक एक चीज समझना बेटा, नर्वस में जो रेस्पॉन्स आता है, नर्वस में जो रेस्पॉन्स आता है बेटा जी, नर्वस में जो रेस्पॉन्स आता है बहुत ही फास्ट आता है, क्विकली, पर ये रेस्पॉन्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। पर बेटा एंडोक्राइन की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पर उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को साबित करता हूं। आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाऊंगा, पर रूम पे वहां बैठे बैठे, चेयर पर बैठे बैठे आपको तुरंत जवाब देना है। एक सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूं बच्चों, जल्दी से जवाब देना। 2 + 2, आप आंसर दे चुके होंगे 4, लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, आप आंसर दे चुके होंगे 2 + 2, आपका आंसर हो गया होगा 4। बेटा 2 + 2 तो इनपुट है, पर आपने जो जवाब दिया है वो 4, वो क्या है, रेस्पॉन्स। आपको क्या लगता है ये किसने करवाया है, नर्वस ने या एंडोक्राइन ने? बेटा जी ये नर्वस ने करवाया। और आपने देखा बच्चों, विदिन वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ देखो एमजे स्टार सर, 2 + 2 वेलकम टू द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। तो आपके कान तक पहुंच भी गया। 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेकर आपको बेहद चली गई, बहुत ही आसान टॉपिक आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे। वहां से आप टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं बच्चों, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। वहां से आप बच्चों इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले बस कुछ पल की बात है जो आप सभी बच्चों से कह देना चाहता हूं। ऑडिटर ने मैसेज बच्चों अपनी हर क्लास के दौरान आके आपने क्या बोला है, मैं हमेशा यहां पर तो 2 डेट्स आपके लिए लिखूंगा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। एक होगी करंट डेट होगा, तो आपने देखा नर्वस की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है वो बहुत ही फास्ट आता है, पर बेटा वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे फिर से कोशिश करते हैं, करंट डेट लिखेंगे 2, वो है आप बोल चुके होंगे 4, 8 जुलाई बहुत ही 2025 है। और एक मैं यहां पर हमेशा ना तो 4 तारीख आपके लिए लिखूंगा बच्चों, वो तारीख है आपको समझ आना चाहिए, वो है बच्चों 3rd की वजह से 2026 आता है। वो बहुत ही आज चूंकि हमारी पहली क्लास है, वो बस चंद समय की बात है, बहुत से मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं। वॉइस प्रॉब्लम हर क्लास में जो बोर्ड पर जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो चैट बॉक्स में इंडिकेट भी कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि एमजे सर यहां पर क्या लिखना चाह रहे हैं। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों मैं यहां पर हमेशा हर लेक्चर में बोर्ड पर मैं आपके सामने 2 तारीखें लिखूंगा। एक तारीख होगी बच्चों उसमें आज की तारीख यानी करंट तारीख, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है बच्चों 8 जुलाई 2025। ये तारीख आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आपके जीवन में बेहतरीन टीचर एमजे स्टार की एंट्री हो चुकी है। और दूसरी तारीख बच्चों ये वो तारीख है, टेंटेटिव डेट है बच्चों, जैसे कि 4 मई 2025 को आपने नीट का एग्जाम दिया है, तो 3 मई 2026 को हम उम्मीद करते हैं फिर से आप उस नीट के एग्जाम में अपियर होंगे। और बच्चों जो सपना लेकर आप करियर परिवार के साथ जुड़े हैं, उस सपने को एक नाम देना चाहूंगा। तो एमजे सर आपके लिए हमेशा यहां पर एक सपना लिखेंगे, वो सपना है बेटा मां। मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द आपके लिए चुना जाए बच्चों, इससे खूबसूरत शब्द आपके लिए नहीं हो सकता, वो है मां। मां क्या कहना चाहता है, वो है मिशन। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब मैं बोर्ड पर मां लिखूंगा तो दिमाग में आना चाहिए हम दिल्ली वाली मां की बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो घर पर मां है उसको भी रिस्पेक्ट देना है। जो ये बात जो है मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बता चुका हूं। अब सवाल ये आता है
कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या ये अलग अलग काम करते हैं? नहीं बेटा जी, मम्मी और पापा जो है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, घर के सभी लोगों को जोड़ कर रखते हैं ताकि वो सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सकें। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, मैं एज इट इज बोल रहा हूं बेटा जी, अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी लिखती है इन ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों एनसीईआरटी पेज नंबर 230 चल रहा है, लिखा हुआ है इन ह्यूमन बॉडी the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। फिर दोहराता हूं बेटा जी, एनसीईआरटी की लाइन है in human body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं और बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़ कर रखते हैं, और किसी को जोड़ना कहलाता है बेटा जी इंटीग्रेशन। इसीलिए नर्वस सिस्टम and endocrine system are collectively referred to as the integrative systems of the body। इन्हें कहा जाता है बेटा जी integrative systems of the body। यानी समझे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़ कर रखते हैं बेटा जी, ये इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए इनको इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब डाउट आता है, बहुत साल पहले बच्चों एआईपीएमटी 2006 का सवाल था, डाउट ये आता है कि सर पापा और मम्मी जो हैं वो मिलकर घर के सभी लोगों को कंट्रोल करते हैं, जोड़ कर रखते हैं, तो आखिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? आपके मन में क्या जवाब आ रहा है बच्चों, मुझे लिख कर बताइए कि पापा और मम्मी जो हैं वो मिलकर काम करते हैं, घर के सभी लोगों को जोड़ कर रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आखिर उनको कंट्रोल कौन करेगा? एक बच्चे का मैसेज आया है, सर उनको कंट्रोल करेंगे उनके मम्मी पापा, जियो मेरे शेर, फिर उनको कंट्रोल करेंगे उनके मम्मी पापा, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए स्वर्ग लोक से आएंगे उनके मम्मी पापा। ऐसा नहीं होता है बेटा जी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं दादा दादी, ऐसा नहीं होता है बेटा। पापा मम्मी को कंट्रोल करते हैं, मम्मी पापा को कंट्रोल करती है। एआईपीएमटी 2006 का सवाल था, बहुत पुराना सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर द फोर्थ ऑप्शन, द न्यूरल सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल सिस्टम। तो मैं कहना चाहूंगा नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस को कंट्रोल करता है, और दोनों मिलकर कुछ इस तरह से काम करते हैं कि बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सके। इंटीग्रेटिव सिस्टम्स हैं ताकि वो किस में काम कर सकें बेटा जी? सिंक्रोनाइज फैशन में। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 230 कंप्लीट होता है। फिर से रिवाइज करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, इंटरेक्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एनसीईआरटी लिखती है द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, वेयर इज एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। फिर एनसीईआरटी ये भी लिखती है इन ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन। यानी कुल मिला के हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा जी? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज इनमें से पहला चैप्टर आपके सामने पेश करता हूं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। आप पन्ना पलट चुके हैं एनसीईआरटी का, पेज नंबर 231 पर आप आ चुके हैं, वहां हेडिंग लिखा हुआ बेटा जी न्यूरल सिस्टम। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम का अभी जो है पहला पैराग्राफ हमने समझने की कोशिश की है। हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज मैं आपके सामने पहला चैप्टर पेश करता हूं जिसका नाम है बेटा जी नर्वस सिस्टम। एक एक लाइन क्लियर करेंगे। अब सुनना, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 231 पर आ चुके हैं, वहां बेटा जी हेडिंग लिखा हुआ है न्यूरल सिस्टम। बेटा हम टॉपिक को समझने आए हैं तो आपको हैंडराइटिंग पर फोकस नहीं करना है, समझने पर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा हुआ है न्यूरल सिस्टम, वहां पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है एज इट इज। बच्चों आपके सामने बोल रहा हूं, अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं करेंगे, ध्यान सुनना। मैं पूरा बोल रहा हूं, आप वहां चेक करते जाएंगे। वहां लिखा हुआ है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स। आप चेक करिए बच्चों, लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है न्यूरल सिस्टम। फिर वहां लिखा हुआ है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। आपको एनसीईआरटी में लाइन मिल गई होगी, अब आप सुन चुके हैं तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। बेटा लिखा हुआ है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स। आपको हैंडराइटिंग 100 में आ रही है ना बच्चों?
मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, कोई चीज एक बार सुन लेते हैं तो फिर दिखाई अपने आप देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहां लिखा हुआ है बायोलॉजी, मैंने कहा बच्चों आपसे कि यहां लिखा हुआ है बायोलॉजी, तो आज के बाद जब भी मैं ऐसे लाइन खींचूंगा आप मुझे बता देंगे क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, सुनने के बाद दिखाई आराम से देता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखा हुआ है ना बेटा जी, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स is composed of highly specialized cells called neurons which can detect, receive and transmit different kinds of NCRT। मैं लिख देता हूं बेटा, लिखा हुआ है the neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, highly specialized cells called neurons which can detect, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। बेटा 720 लाने हैं, पढ़ा आपने पहले भी है, समय आ गया है बेहतरीन अंदाज में पढ़ने का। तो एनसीईआरटी की इन 2 लाइनों को अब समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा जी। एनसीईआरटी कहती है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर किसी एनिमल के पास नर्वस सिस्टम है, बेटा सभी एनिमल के पास नर्वस सिस्टम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चों एनिमल किंगडम आप पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है सिलेंट्रेटा से, यानी हम बात कर रहे हैं हाइड्रा से, पर आपको पता है बेटा एनिमल्स की शुरुआत जो है वो पोरीफेरा से हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम की शुरुआत जो है वो सिलेंट्रेट से होती है। तो समझो एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर किसी जानवर के पास नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम है तो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन तो होगा। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी टेस्ट में गलती मत करना, एक न्यूरॉन है और एक नेफ्रॉन है। बेटा न्यूरॉन एक सेल होता है, न्यूरॉन एक सेल होता है, जबकि नेफ्रॉन जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी एपिथेलियम टिश्यू की एक ट्यूब होती है। अब ध्यान सुनना बेटा, अगर किसी जानवर के पास नर्वस सिस्टम है तो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन तो होगा, चाहे वो हाइड्रा क्यों ना हो। नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन तो होगा। पर एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरॉन कोई नॉर्मल सेल थोड़ी ना बेटा जी, न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, यानी ये जो है एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, इसके पास कुछ खास विशेषताएं होती होंगी। वो क्या विशेषताएं मैं आपको समझाता हूं। इसके पास सेंसिटिविटी है, एक्साइटेबिलिटी है और कंडक्टिविटी है। बेटा हम यहां पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, ध्यान सुनना। इन 3 प्रॉपर्टीज के लिए एनसीईआरटी ने जो है रेस्पेक्टिव कौन से वर्ड यूज किए हैं, सेंसिटिविटी के लिए डिटेक्ट, एक्साइटेबिलिटी के लिए रिसीव और कंडक्टिविटी के लिए ट्रांसमिट। मैं आपको समझाता हूं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां पर स्टिमुलस दिया, आइला क्यों दिया, मान लो मैंने यहां पर स्टिमुलस दिया, मुझे इतना बता दो इस बात का एहसास मेरे हाथ को हुआ है या मेरे ब्रेन को है। जाहिर सी बात है बच्चों ब्रेन को हुआ है, अगर शरीर से ब्रेन निकाल दिया जाएगा तो कितना ही स्टिमुलस मिल जाए हमें उसका एहसास नहीं होगा। अब कमाल की बात देखिए, मैंने स्टिमुलस यहां दिया, पता चल गया ब्रेन को, इसका मतलब कोई ना कोई तो है ना बेटा जो यहां से मैसेज ब्रेन तक लेकर गया होगा। कौन लेकर गया है बेटा जी, न्यूरॉन। आपको पता है न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। बेटा न्यूरॉन जो है वो आपके बेस ऑफ हेड से लेकर आपके टो तक हो सकता है, मेडिकल कॉलेज की बुक्स का स्टेटमेंट है। तो आपने देखा मैंने यहां स्टिमुलस दिया बेटा और पता चल गया ब्रेन को, तो ये काम किसने किया है, न्यूरॉन ने। अब कमाल की बात देखो, इतना जोर से स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, अगर प्यार से छुएंगे तो भी पता चल जाएगा अरे किसी ने छुआ है। अगर मैं फूंक मार दूंगा तो हवा के छूने से पता चल जाएगा किसी ने छुआ है। तो आपने देखा कि हमारे न्यूरॉन जो है वो हल्के से हल्के स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ा तो आपने पहली भी बेटा जी। समझो हमारे न्यूरॉन जो है वो हल्के से हल्के स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेल होते हैं। यानी उनमें क्या प्रॉपर्टी है, सेंसिटिविटी। अब सुनना बेटा, डिटेक्ट समझ में आ गया, सेंसिटिविटी। सिर्फ स्टिमुलस को डिटेक्ट होना करते हैं बेटा जी, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते ही रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने का मतलब है नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, यानी अब वो एक्साइट हो जाते हैं। तो स्टिमुलस को रिसीव करने का मतलब क्या है, एक्साइट हो चुके हैं, नर्व इंपल्स जनरेट हो चुके हैं। और सिर्फ नर्व इंपल्स जनरेट थोड़ा करते हैं बेटा जी, नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी तो करते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के 3 शब्द हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दीजिए। डिटेक्ट यानी कि सेंसिटिविटी, रिसीव यानी कि एक्साइटेबिलिटी और ट्रांसमिट यानी कि कंडक्टिविटी। पर स्टेटमेंट यहां थोड़ी ना कंप्लीट हुआ बेटा जी, एनसीईआरटी ने आगे क्या लिखा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ध्यान सुना बेटा, इसका मतलब यह हुआ हमारे न्यूरॉन इतने स्पेशलाइज्ड सेल हैं कि वो सेम टाइप के स्टिमुलस नहीं बेटा जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि वो अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं,
रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे बेटा हमारे ये टंग के जो न्यूरॉन हैं, ये टेस्ट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आंखों के जो न्यूरॉन है, फिर दोहराता हूं, पढ़ना ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है। बेटा आंखों के न्यूरॉन जो है ये लाइट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपके ईयर के जो न्यूरॉन्स हैं, ये साउंड के सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे नोज के जो न्यूरॉन है बेटा, ये स्मेल के सिग्नल को, ऑल्फैक्टरी सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की लाइन फिर से दोहराता हूं, क्लास में याद हो जानी चाहिए। तो एनसीईआरटी लिखती है बेटा जी, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट सेंसिटिविटी, रिसीव एक्साइटेबिलिटी, ट्रांसमिट कंडक्टिविटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा जी उसके बाद एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसमें वो कुछ एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को कंपेयर करती है। वो समझाने वाला पैराग्राफ नहीं है। अगर एनसीईआरटी आपके सामने है, मैं बस पढ़ के आपको सुना देता हूं, उसे आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। आप मुझे सोच कर बताइए बेटा जी, लिखना नहीं है, बस आपको जो है आपको वहीं पर बैठे बैठे बोलना है। मुझे बस इतना बता दीजिए, इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में से किसका नर्वस सिस्टम सिंपल टाइप का होगा? तो बेटा इवोल्यूशन के सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो काफी सिंपल टाइप का होगा। तो एनसीईआरटी जो है उस पैराग्राफ में दो इनवर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को कंपेयर करती है। एक तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि हाइड्रा, एक एक शब्द मेरी जबान से निकलेगा, हायर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि इंसेक्ट। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, हाइड्रा जो है वो चूंकि लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, वहां तो नर्वस सिस्टम अभी अभी आया है, तो हम कह सकते हैं द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक हाइड्रा, वो बहुत ही सिंपल टाइप का। पर कमाल की बात है, चाहे हाइड्रा का नर्वस सिस्टम क्यों ना हो, न्यूरॉन तो होगा, पर हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाया जाता है। अगर हम हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि बेटा जी अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज हुआ। यहां पर न्यूरॉन्स तो है ही सही, इनमें ब्रेन देखने को मिलता है, कुछ अलग से टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे कि गैंग्लिया हो जाते हैं। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और बेटा जी लास्ट में जो वर्टिब्रेट्स आते हैं उनका नर्वस सिस्टम तो वेल डेवलप होता है। बेटा आपको वैसे पता होना चाहिए, वर्टिब्रेट्स में भी ह्यूमन तो बिल्कुल लास्ट में आते हैं जी बेटा जी। अरे पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल, हम आते हैं मैमल्स में। मैमल्स में भी जो है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, हम आते हैं यूथीरिया में। यूथीरिया में भी आते हैं प्राइमेटा ऑर्डर में। प्राइमेटा के अंदर बेटा मंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, होमिनिड्स होते हैं। हम आते हैं होमिनिड्स में। होमिनिड्स के अंदर भी जो है जावा मैन, पैकिंग मैन, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, हम आते हैं उसमें भी लास्ट में। होमो सेपियंस में, उसमें भी हम लास्ट में आते हैं होमो सेपियंस सेपियंस में। बस आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि विश्वास मानिए बच्चों, एनसीईआरटी कहती है वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप है, पर आप तो वर्टिब्रेट्स की चेन में बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो इस पूरी दुनिया में आपसे बेहतरीन नर्वस सिस्टम जो है वो किसी का नहीं हो सकता। बस अगर सही दिशा में अगर आप उसको यूज करेंगे तो नीट को क्रैक करना आपके लिए बेहद आसान है, 720 लाना बेहद आसान है, दिल्ली मां तक जाना बहुत ही आसान है। तो अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। टॉपिक पेश करता हूं, दैट इज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा है बेटा जी, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हम यहां नोट्स बनाने के लिए नहीं बैठे हैं बेटा जी, एनसीईआरटी मॉड्यूल को समझने के लिए बैठे हैं। तो वापस से दोहराता हूं, कोशिश करें आपको क्लास में याद हो जाए। भैया क्लास कितने बजे तक चलती है ये? 4:50 तक। चलिए बच्चों ना वापस से बोलता हूं, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के, कोशिश करिए आपको क्लास में याद हो जाए। आप मेरी क्लास के बाद आप इसको रिवाइज तक नहीं करेंगे, आप अचीवर के बच्चे हैं, मिलकर मां तक जाएंगे। सुने, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि स्टेडी। तो हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। द न्यूरल सिस्टम provides an organized network of point to point connection for a quick coordination, whereas endocrine system provides chemical integration through hormones in human body. ऐसे एनसीईआरटी बोल रहा हूं बच्चों, in human body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. इसलिए बेटा इनको जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स भी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम एंडो को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस को कंट्रोल करता है, और दोनों मिलकर बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़ कर रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ताकि वो किस फैशन में काम कर सकें बेटा जी, सिंक्रोनाइज फैशन में। फिर एनसीईआरटी में हेडिंग था न्यूरल सिस्टम। मैंने आपसे कहा अगर किसी जानवर के पास नर्वस सिस्टम है तो एक हाईली स्पेशलाइज सेल न्यूरॉन तो होगा। याद कीजिए, डिटेक्ट सेंसिटिविटी, रिसीव एक्साइटेबिलिटी और ट्रांसमिट कंडक्टिविटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। फिर एनसीईआरटी ने हाइड्रा, इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को कंपेयर किया। अब बेटा जी उसके बाद हेडिंग लिखा हुआ है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। सुने, यानी इस चैप्टर में
बाकी लेक्चर्स में अब हमें जो भी पढ़ना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। गर्व महसूस कीजिए, इस चैप्टर में अब हम सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज बात करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी का हेडिंग है बेटा जी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। राइटिंग पर फोकस नहीं करना है। सुने बेटा, लोकेशन के हिसाब से हम ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सीएनएस और पीएनएस। फुल फॉर्म आपको मालूम है बेटा जी, एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब समझे बेटा जी, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ध्यान सुनिए बेटा, हम अपने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होता है, वो कहलाता है बेटा जी हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और आपको पता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो ऑर्गन्स की मैं बात करूंगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेटा चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, वो बॉडी में बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो है सिचुएटेड होती हैं। अब सुनना, एनसीईआरटी सीएनएस के लिए क्या कहती है, फिर दोहराता हूं, एक एक शब्द पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा ज्यादा, ध्यान सुने बेटा। एनसीईआरटी कहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इसको समझो तो सही, आपकी बॉडी में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना बेटा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उसको प्रोसेस करने के बाद बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल जनरेट करना, ये किसका काम होता है बेटा जी, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी 2+2, आपको क्या लगता है बेटा जी, उसको प्रोसेस करके जो आंसर 4 निकाला है वो किसने निकाला है, आपके ब्रेन ने निकाला है। तो आपने देखा उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग किसने की है, ब्रेन ने। ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ सीएनएस। और बेटा उसी ब्रेन ने फिर मोटर न्यूरॉन्स की मदद से, समझो ब्रोकास एरिया की मदद से आपके वोकल कॉर्ड्स को सिग्नल दिया है, आपके टंग लिप्स की मसल को मैसेज दिया है, ताकि आप जो है 4 रेस्पॉन्स जनरेट कर सको। तो आपने देखा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है उसको प्रोसेस करना और उसको प्रोसेस करने के बाद बॉडी को कंट्रोल करने के सिग्नल जनरेट करना, ये किसका काम होता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो एनसीईआरटी लिखती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। अब ध्यान सुनिए बेटा, रफ डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है बेटा जी, और मान लेते हैं ये इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है। अब ध्यान सुनो बेटा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। ये नर्व्स हमेशा बेटा जी पेयर में ओरिजिनेट होती हैं। ध्यान समझें, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं इन्हें कहा जाता है बेटा जी क्रेनियल नर्व्स। थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये 12 पेयर होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं बेटा जी उन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। थोड़ा आपको आइडिया हो, ये हमारे अंदर 31 पेयर होती हैं, कुछ इस तरह से। अब समझने की कोशिश करना बेटा जी, मैंने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब समझें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ नर्व्स एसोसिएटेड हैं, आज बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ब्रेन से एसोसिएटेड हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड हैं 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। और बेटा यही क्रेनियल नर्व्स, यही स्पाइनल नर्व्स पूरी दिशाओं में फैलकर, पूरी बॉडी में फैलकर किसका फॉर्मेशन करती है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो मैं कह सकता हूं पीएनएस में क्या आता है, PNS consists of all the nerves associated with the central neural system। यानी समझो क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व। तो सारी नर्व्स जो हैं वो किस में आती हैं, वो आती है हमारे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। अब आपके सामने एक शब्द आया बेटा जी नर्व, तो नर्व को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनना। मान लेते हैं बेटा जी ये एक्सॉन है, मैं यहां बना देता हूं, ये मान लेते हैं सेल बॉडी वाला पार्ट है, ये जो है डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, अभी डिस्कस करेंगे। ये एक्सॉन वाला पार्ट है बेटा, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एक्सॉन को कहा जाता है बेटा जी नर्व फाइबर। अब समझो ये तो एक न्यूरॉन है, मान लेते बेटा जी ये दूसरा न्यूरॉन है, ये रहा इसका एक्सॉन, मान लेते ये अगला न्यूरॉन है, ये रहा इसका एक्सॉन। तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहां पर आपको एक्सॉन का कलेक्शन दिख रहा है, 720 लाने हैं, चीजों को समझें। यहां पर आपको बेटा जी एक्सॉन का कलेक्शन दिख रहा है, यानी नर्व फाइबर का। एंड कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस वही क्या कहलाता है, नर्व। यानी एक चीज समझे बेटा जी, अगर मैं इस क्रेनियल को जूम करके आपको दिखाऊं, ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं बेटा जी, ये एक्चुअली में बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे एक्सॉन से। यानी आप देख पा रहे हैं द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सॉन्स, द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नर्व फाइबर वही क्या कहलाता है, नर्व। अब ध्यान सुना बेटा, मैंने आपके सामने वर्ड यूज किया नर्व फाइबर। नर्व फाइबर यानी कि एक्सॉन। एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। और एनसीईआरटी कहती है नर्व फाइबर बेटा जी दो टाइप के होते हैं। चैप्टर की जान चल रही है, एक तरफ मैं लिखता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक तरफ मैं लिख रहा हूं बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स। अब सुनना बेटा, नर्व फाइबर कह दीजिए
या फिर एक्सॉन कह दीजिए या फिर न्यूरॉन कह दीजिए आम भाषा में, क्योंकि एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो ध्यान सुनो बेटा, वो नर्व फाइबर जो कि ऑर्गन से सीएनएस की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा जी सेंसरी नर्व फाइबर, या फिर उन्हें एफरेंट नर्व फाइबर कहा जाता है। एफ का मतलब होता है टुवर्ड्स, तो जो ऑर्गन से सीएनएस लेकर जाते हैं उन्हें सेंसरी या फिर एफरेंट कहा जाता है। जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेकर जाते हैं उन्हें मोटर या फिर उनको जो है बेटा जी इफरेंट कहा जाता है। तो ये चैप्टर का बेसिक है, ध्यान सुनेंगे। ऑर्गन से सीएनएस ले जाए उसे कहते हैं सेंसरी, सीएनएस से ऑर्गन उसे मोटर कहा जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है बेटा जी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनसे जितने भी नर्व्स एसोसिएटेड हैं वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब समझो बेटा, सीएनएस का काम तो क्या है? सीएनएस का काम है इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो पीएनएस का काम क्या है बेटा? पीएनएस का काम है ये सीएनएस और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन करवाता है। बेटा समझो, ये स्विच है, ये पंखा है, तो स्विच और पंखे को कौन जोड़ता है? वायर से तो जोड़ते हैं। तो ये जो वायर से बेटा जी यही तो हमारे पीएनएस हैं। अरे बेटा ये क्रेनियल वायर हो सकते हैं या फिर स्पाइनल वायर हो सकते हैं, इसमें दोनों टाइप के हैं, सेंसरी वाले भी होंगे और मोटर वाले भी होंगे। तो समझो बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। समझो, सीएनएस से नर्व्स एसोसिएटेड हैं, वो क्रेनियल नर्व्स हो सकती हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। तो इन यही जो नर्व्स हैं यही तो हमारा पीएनएस है बेटा जी। तो पीएनएस का काम क्या है? ये सीएनएस और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को जोड़ता है, यानी उनके बीच में कम्युनिकेशन लाइन ड्रॉ करता है। तो आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीएनएस का फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन द सीएनएस एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ध्यान सुनिएगा बेटा, ये कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा। यहां पर ऑर्गन से सीएनएस भी आएगा, उसे हम सेंसरी कह देंगे, सीएनएस से ऑर्गन भी जाएगा, उसे मोटर। अब मैंने आपसे क्या कहा बेटा जी? मैंने आपसे क्या कहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स को जो जोड़ेगा हमें भी जुड़ना होगा। बेटा समझे, मान लेते हैं मैं हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मुझसे निकले हुए नर्व्स बेटा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, यही तो पीएनएस है। और मान लेते हैं आप ऑर्गन्स हैं, तो मुझे और आपको जो जोड़ रहा है इस ऑनलाइन की दुनिया में वो वायर्स हैं, और यही वायर्स क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपने देखा बेटा, पीएनएस का काम क्या है? ये सीएनएस और ऑर्गन्स को जोड़ता है। अब चूंकि ऑर्गन्स भी तो दो टाइप के ना बेटा जी, कुछ आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जिनको आप विल पावर से कंट्रोल करते हैं, कुछ आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जिनको आप विल पावर से कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे बेटा वॉलेंट्री ऑर्गन्स का बेस्ट एग्जांपल स्केलेटल मसल, एनसीईआरटी पेज नंबर 231 चल रहा है। बेटा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का एग्जांपल जैसे कि हमारे स्मूथ मसल हो सकती है, हमारी ग्लैंड्स हो सकती है। अब मैंने आपसे क्या कहा? जो सीएनएस और ऑर्गन को जोड़े वही तो पीएनएस है बेटा। अब समझो, ऑर्गन भी तो दो टाइप के हैं, कुछ वॉलेंट्री हैं तो कुछ इनवॉलेंट्री हैं। तो पीएनएस उस बेस पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो सीएनएस और वॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़े वो पीएनएस कहलाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और वो पीएनएस जो सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़े वो कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम? जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे कि स्केलेटल मसल, इनको जो जोड़ेगा वो कहलाएगा बेटा जी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारी स्मूथ मसल्स को, हमारी ग्लैंड्स को, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ेगा वही कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक चीज समझो बेटा, यहां पर जोड़ने का काम बाई डायरेक्शनल होता है। हाँ समझें, ऑर्गन से सीएनएस सेंसरी भी होते हैं, सीएनएस से ऑर्गन मोटर भी होते हैं, ऑर्गन से सीएनएस सेंसरी भी होते हैं, सीएनएस से ऑर्गन मोटर भी होते हैं। यानी कमाल की बात है, चाहे वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बेटा उनमें सेंसरी नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर यानी इफरेंट नर्व फाइबर दोनों होते हैं। अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा जी, बहुत शानदार चीज। एनसीईआरटी तो क्या कहती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड करती है, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। पर सच्चाई है बेटा, ऑटोनॉमिक में सेंसरी वाले भी तो हैं, मोटर वाले भी तो हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोनॉमिक का जो सिर्फ मोटर वाला पार्ट है बेटा, ऑटोनॉमिक का जो मोटर वाला पार्ट है, सिर्फ इसी को दो में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर अगर इन जनरल आ जाए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम उसको सही मान लेंगे। अब एक चीज समझें बच्चों, एनसीईआरटी ने अलग से
एक और लिखा है बेटा जी विसरल न्यूरल सिस्टम। बेटा जी एनसीईआरटी पेज नंबर 231 चल रहा है, एनसीईआरटी ने लिखा है विसरल न्यूरल सिस्टम। आपके नीट का क्वेश्चन था, अब इसको ध्यान सुनिएगा बेटा जी। पहले तो मुझे बताइए विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या है, वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री? आप जवाब दे पा रहे होंगे बच्चों, हमें लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। विसरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, मैंने मान लो यहां लिखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां मैंने लिखा है इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे कि विसरल ऑर्गन। बेटा विसरल ऑर्गन भी तो इनवॉलेंट्री है। अब आपने देखा जो सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ता है वही तो कहलाता है बेटा जी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेटा समझो, सीएनएस और ऑर्गन्स को जोड़ता है वो है पीएनएस, पर पीएनएस का वो पार्ट, बेटा पीएनएस का भी वो पार्ट जो सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ता है वही तो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सच्चाई तो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है विसरल नर्वस सिस्टम। बेटा जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम है विसरल। अरे नाम से पता चल रहा है पीएनएस का वो पार्ट जो कि सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़े, और विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम। पर आपकी एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है बेटा जी, एनसीईआरटी ने लिखा है विसरल न्यूरल सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, nerve fibers, plexuses, ganglia, and it draws communication between the central nervous system and visceral organs। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं बेटा, नीट का क्वेश्चन था ये, नीट का क्वेश्चन था ये, आपके नीट में क्वेश्चन था। और इस चीज एनसीईआरटी का पैराग्राफ आया था कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम का वो पार्ट, 18-19 के आसपास का क्वेश्चन था बेटा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम का वो पार्ट जो सीएनएस और विसरल ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करता है। अब दुख की बात देखिए, ऑप्शन में दोनों थे बेटा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी था और विसरल न्यूरल सिस्टम भी था, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर क्या चला गया, विसरल न्यूरल सिस्टम। बेटा अगर विसरल न्यूरल सिस्टम ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या जाता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वापस से दोहरा रहा हूं, हम अपने नर्वस सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं बेटा जी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हम अपने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, यही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पीएनएस का काम क्या है, सीएनएस और बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़ना। वो पीएनएस जो सीएनएस और वॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो पीएनएस सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ेगा वही कहलाता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर इसी को विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है उसको दो में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद करता हूं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो है बेसिक्स पर ले चलता हूं। अगर हम मॉड्यूल की सीक्वेंस फॉलो करें बेटा जी, तो मॉड्यूल के सीक्वेंस में अगला वर्ड लिखा हुआ है नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। वैसे तो आपको पता होगा बच्चों अचीवर्स के अंदाज में पढ़ना है, आप तैयार हैं 720 के लिए, समझें बेटा। आपको पता है हमारी बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब समझना बेटा, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। आपको आइडिया है सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं बेटा न्यूरल सिस्टम, तो न्यूरल सिस्टम कहीं ना कहीं बनेगा नर्वस टिश्यू से। तो वो टिश्यू जो मेनली नर्वस सिस्टम को फ्रेम करता है वो कहलाएगा नर्वस टिश्यू। तो ध्यान सुनिए बेटा, पहला पॉइंट तो आपको पता है ओरिजिन वाइज नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है। अब नर्वस टिश्यू पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको टिश्यू डिवाइस करवाना चाहता हूं। बेटा पुरानी एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद कीजिए, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। बेटा एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद करो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में लिखी हुई थी। व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। यानी समझो बेटा टिश्यू कैसे बनता है, सिमिलर सेल का ग्रुप होता है, बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते ताकि उनको जोड़कर रखा जा सके, उनको पैक करके रखा जा सके, एंड सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, यही क्या कहलाता है टिश्यू। अब चूंकि बेटा जी मैं यहां पर नर्वस टिश्यू की बात कर रहा हूं, तो नर्वस टिश्यू में जो सिमिलर सेल्स होंगे ना बेटा जी वो तो हो जाएंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मान लेते बेटा ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेटा न्यूरॉन को जो है नर्वस सिस्टम का सेल कहा जाता है, इसलिए इसको नर्व सेल कहते हैं। मान लेते बेटा ये एक न्यूरॉन है, मान लेते हैं इस तरह से ये एक और न्यूरॉन है, मान लेते हैं इस तरह से ये एक और न्यूरॉन है। आज हम चैप्टर की बुनियाद रख रहे हैं, ध्यान सुनिए बेटा। तो आपने देखा सिमिलर सेल्स का ग्रुप तो हो गया,
पर अगर आपको नर्वस टिश्यू बनाना है तो बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होने चाहिए। बेटा ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं ना, ये कुछ और नहीं है, ये भी एक तरह के सेल ही होते हैं, पर ये वो सेल हैं जो न्यूरॉन को ग्लू की तरह चिपकाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है बेटा जी न्यूरोग्लियल सेल। तो आप देख पा रहे होंगे नर्वस टिश्यू कैसे बनता है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल यानी कि न्यूरॉन अलोंग विद न्यूरोग्लियल सेल। और अब जो आपके सामने ये टिश्यू बना है, अरे बेटा यहां पर सिमिलर सेल न्यूरॉन है, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो न्यूरोग्लियल सेल है। तो न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल को मिलाकर जो टिश्यू तैयार होता है वही कहलाता है नर्वस टिश्यू। अब एक चीज समझो बच्चों, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, बनेगा तो बेटा जी नर्वस टिश्यू का। इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा, चाहे वो सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, बनेगा तो नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू है तो न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल तो होंगे। तो मैं कह सकता हूं ये सीएनएस का फिगर भी हो सकता है। अगर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अल्ट्रा लेवल पर जूम करके देखोगे तो क्या मिलेगा, नर्वस टिश्यू मिलेगा। नर्वस टिश्यू में क्या मिलेगा, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल मिलेंगे। तो वापस से कह रहा हूं, चाहे वो सीएनएस हो बेटा जी, चाहे वो पीएनएस हो, बहुत मेहनत करनी है, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, बनेगा तो नर्वस टिश्यू का। और नर्वस टिश्यू है तो न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल तो होंगे। तो मैं कह सकता हूं ये सीएनएस का फिगर भी हो सकता है, ये पीएनएस का फिगर भी हो सकता है। पर ध्यान सुना बेटा, यहां पर नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग अलग आते हैं। जैसे कि यहां पर आपको सेल बॉडी का कलेक्शन दिख रहा है, साइटोन का। यहां पर आपको बेटा जी एक्सॉन का कलेक्शन दिख रहा है, यानी कि नर्व फाइबर का। ये हम कुछ बेसिक्स टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मॉड्यूल में आपको बाद में मिल जाएंगे। सुनना बेटा, जो सेल बॉडी का गुच्छा है और जो एक्सॉन का गुच्छा है, इनको अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो बेसिक को समझे बेटा, जैसे कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, सीएनएस में ये कहलाता है बेटा जी न्यूक्लियाई, ये कहलाता है न्यूक्लियाई। जबकि पीएनएस के अंदर अगर कहीं सेल बॉडी का गुच्छा दिख जाए तो उसे कहा जाता है बेटा जी गैंग्लिया। उसी तरह से एक्सॉन का गुच्छा सीएनएस के अंदर कहलाता है ट्रैक्ट। तभी तो बच्चों में एनसीईआरटी का वर्ड समझेंगे, कॉर्पस कैलोसम इज ए ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स। तो ध्यान सुनिए बेटा, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन सीएनएस में तो कहलाता है ट्रैक्ट, और पीएनएस में मैं आपको बता चुका हूं इसी को कहा जाता है नर्व। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। वापस से बोल रहा हूं, नर्वस सिस्टम कोई सा भी हो, बनेगा वो न्यूरल टिश्यू का। न्यूरल टिश्यू में दो चीजें होती हैं, द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स अलोंग विद न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरॉन के बारे में जो बेटा हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको न्यूरोग्लियल के बारे में बताता हूं। पहले मैं आपको बेटा जी न्यूरोग्लियल के बारे में बताता हूं, ध्यान सुनना। चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। पर समझना बेटा, न्यूरॉन तो हर जगह सेम है, डिफरेंस आता है न्यूरोग्लियल पर। तो सुनना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम 3 टाइप के न्यूरोग्लियल का जिक्र करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम एक टाइप के न्यूरोग्लियल की बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएनएस में और कोई न्यूरोग्लियल नहीं होता है, होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएनएस में और कोई नहीं होता, होता है। फिलहाल बस आपको याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 टाइप के होंगे, एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लियोसाइट्स हैं। बेटा लिखकर टाइम पास नहीं करना है, आपके पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। जबकि पीएनएस के अंदर कौन है, स्वान सेल है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर ये सीएनएस का डायग्राम है तो ये डॉट 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 क्या हो सकते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पीएनएस का डायग्राम है तो ये डॉट 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 क्या हो सकते हैं, स्वान सेल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सीएनएस के अंदर स्वान सेल नहीं होंगे, जबकि पीएनएस के अंदर ये 3 नहीं होंगे। वापस से कह रहा हूं बेटा, नर्वस सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो, बनेगा तो किसका, वो नर्वस टिश्यू का। बेटा नोट्स को लेकर परेशान ना हो, ये सारे के सारे नोट्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है शेयर हो जाएंगे। मकसद जो है वो सिलेक्शन है, और सिलेक्शन जो है वो लिखने से नहीं होगा, समझने से होगा। एमजे सर एक बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेरी बात हो रही बच्चों। एमजे सर एक बात कहते हैं, जो क्लास में जितना कम लिखता है नोटबुक में, वो जिंदगी भर उतनी ज्यादा लिखता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं दवाइयों के नाम की बात कर रहा हूं। तो आपको लिखना नहीं है, फिलहाल आपको समझना है। एक एक लाइन एनसीईआरटी में है, ध्यान सुनना। नर्वस सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो, बनेगा तो वो नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन तो होंगे, पर न्यूरोग्लियल अलग अलग जगह पर होंगे। जैसे कि सीएनएस में ये 3 टाइप के न्यूरोग्लियल होंगे, जबकि पीएनएस के अंदर बेटा जो है स्वान सेल होंगे। अब समझना, इनके फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। जो काम सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट का है,
वही काम पीएनएस में स्वान सेल का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2017 का सवाल था बेटा, एनसीईआरटी से बाहर निकलना होगा। एनसीईआरटी में जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट शब्द तक नहीं है, पर नीट का क्वेश्चन था कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, आंसर था स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ध्यान सुने बेटा, जो काम सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं ये अगली क्लास में याद होना चाहिए, तो वही काम पीएनएस में स्वान सेल करते हैं। तो इन दोनों का फंक्शन है न्यूरॉन के चारों तरफ किसका फॉर्मेशन करना बेटा जी, माइलिन शीथ का। वो अगली क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, समझे जो माइक्रोग्लियल सेल हैं इनका फंक्शन क्या है बेटा, ये जो है कुछ और नहीं है, ये मैक्रोफेजेस होते हैं, ये स्कैवेंजर सेल होते हैं, ये फेगोसिटिक होते हैं। आपको आइडिया होगा मैक्रोफेजेस किडनी शेप न्यूक्लियस, याद करने की कोशिश करो बच्चों। मैक्रोफेजेस को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, याद करो। जैसे लंग्स के मैक्रोफेज कहलाते हैं डस्ट सेल, याद करो। ब्लड के मैक्रोफेज कहलाते हैं मोनोसाइट्स, लीवर के कहलाते हैं कफर सेल। उसी तरह से बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के यानी सीएनएस के जो मैक्रोफेजेस हैं, जो फेगोसाइटिक होते हैं, वो कौन है, माइक्रोग्लियल सेल है। इसका मतलब ये हुआ, कल को मान लो अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन आ जाता है, मान लो कोई गुंडा आ जाता है, कोई बीवी आ जाती है, बेटा बीवी से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता है। सोच बदलो, मैं बैक्टीरिया और वायरस की बात कर रहा हूं, वहां बैठे बैठे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, समझो बेटा। अरे बीवी से बड़ा गुंडा कौन होगा। कल को मान लो हमारे शरीर में बीवी आ जाती है, बैक्टीरिया और वायरस, बेटा ये पैथोजन है। तो इन पैथोजन्स का फेगोसाइटोसिस करना ताकि सीएनएस को प्रोटेक्शन मिल सके, ये कौन देता है बेटा जी, हमारे माइक्रोग्लियल सेल। और इतना याद रखेंगे, एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन होता है बेटा जी एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। जैसे रिप्रोडक्शन में आपने सुना होगा, सर्टोली सेल जो है वो टेस्टिस और ब्लड के बीच में या फिर स्पर्म के बीच में जो है बैरियर बनाते हैं, वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे एस्ट्रोसाइट इनका फंक्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। डिटेल में नहीं समझना है बेटा, आपको पता है ब्लड में बहुत सारी टॉक्सिक चीजें हो सकती है, जैसे अमोनिया हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है जो न्यूरॉन को डैमेज कर सकता है। और न्यूरॉन अगर एक बार मर गए बेटा जी, तो आपको पता है न्यूरॉन में डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो आपको ब्लड में से उन टॉक्सिक चीजों को न्यूरॉन में आने से रोकना होगा, तो आपको ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर बनाना पड़ेगा। उस बैरियर को बनाने में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोसाइट्स। तो यहां पर हमने न्यूरोग्लियल को डिस्कस किया है। अब मैं आपके सामने बात करता हूं न्यूरॉन के बारे में। बेटा एनसीईआरटी का जो है पेज नंबर 231 चल रहा है, जहां ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, उसके लास्ट में लिखा हुआ है न्यूरॉन। आइए शुरुआत करते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी कहती है न्यूरॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। बेटा गलती नहीं करनी है, कहीं मैक्रोस्कोपिक लिखा हो। सर आपने तो कहा था न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होता है, फिर तो सर वो नेकेड आई से दिख जाना चाहिए। अरे लॉन्गेस्ट सेल पर सेल तो है ना बेटा जी। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो मांझा जब आसमान में चला जाता है बहुत लंबा है, पर नेकेड आई से नहीं दिखता है। बेटा न्यूरॉन माना कि लॉन्गेस्ट सेल पर है तो सेल, तो आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। तो एनसीईआरटी कहती है न्यूरॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर यहां पर रिवाइज करते हैं, जल्दी से आपको सुनना चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी कहती है न्यूरॉन जो है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा जी सेल बॉडी वाला पार्ट है, एक होता है डेंड्राइट्स वाला पार्ट, और एक होता है एक्सोन वाला पार्ट। कुछ बेसिक अंदाज में पढ़ रहे हैं, जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। सुनना बेटा, भैया क्लास कब तक होती है, 4:50 तक है ना। ध्यान सुनो बेटा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, हाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आराम से हो जाएगा ना। सुने, इस पे येलो कलर लूं, व्हाइट में दिक्कत है, हाँ ठीक है। सुनिए बच्चों ना, बच्चों आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लैक स्लाइड भी यहां पर हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अब सुनना ना, वापस बोल रहा हूं, नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल हो चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 टाइप के हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट। पीएनएस के अंदर कौन है बेटा जी, स्वान सेल। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। पहले बात करते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जल्दी कंप्लीट करते हैं, टाइम पास नहीं करना है। सुने बेटा, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेटा न्यूरॉन क्या है, एक सेल ही तो है, और कोई भी सेल होगा तो सेल की बॉडी तो होगी ना बेटा। तो समझो मैंने आपके सामने सेल की बॉडी बनाई है, जिसको साइटोन भी कहा जाता है। बेटा ये जो है सेल की बॉडी है, इसको साइटोन कहा जाता है। अब समझो न्यूरॉन क्या है, कोई नॉर्मल सेल थोड़ी ना है। न्यूरॉन कहता है कि अपन जो है अपन तो बॉस की औलाद है। अरे बेटा ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, तो ये कहता है अपने को इतना सिंपल दिखना नहीं मांगता, अपन को थोड़ा जो है डिजाइनर दिखना मांगता। तो डिजाइनर दिखने के चक्कर में इस सेल बॉडी से 2 टाइप के प्रोसेस निकल जाते हैं। ध्यान सुना बेटा, सेल बॉडी से बाहर की तरफ
एक या फिर एक से ज्यादा ये जो छोटे छोटे प्रोसेस प्रोजेक्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्रोन। चूंकि एनसीईआरटी में डेंड्रोन वर्ड नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, सेल बॉडी से बाहर की तरफ छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्रोन। डेंड्रोन आगे चलकर जो फाइन ब्रांचेस बनाते हैं बेटा जी, इन ब्रांचेस को कहा जाता है डेंड्राइट्स। तो मैं तो सीधे वर्ड यूज करूंगा डेंड्राइट्स, क्योंकि एनसीईआरटी में डेंड्राइट्स वर्ड जो है लिखा हुआ है। अब समझो, ये तो हो गया बेटा डेंड्राइट्स। पर एक सबसे लंबा प्रोसेस जो निकलता है वो कहलाता है एक्सॉन, इसी को कहा जाता है नर्व फाइबर। यानी बेटा हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन में 3 मेजर पार्ट हैं, वो 3 मेजर पार्ट याद होने चाहिए। सेल बॉडी वाला पार्ट है, डेंड्राइट्स वाला पार्ट है और एक्सॉन वाला पार्ट है। बेटा न्यूरॉन का एक सेल ही तो है, एनसीईआरटी का भी दूसरा ही पेज चल रहा है, मेरे साथ जुड़े रहे बेटा। न्यूरॉन का एक सेल ही तो है। और किसी भी सेल के सबसे बाहर की तरफ क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा होती है। बेटा नोट्स को लेकर परेशान ना हो, कुछ बच्चे बार बार लिख रहे हैं हमें नोट्स चाहिए। बेटा अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम नोट्स की बात करेंगे मैं आपको प्रॉपर्ली लिखवाऊंगा भी सही, आपको लिखने का समय भी मिलेगा। पर फिलहाल हम एनसीईआरटी को समझ रहे हैं, बेसिक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब समझें, न्यूरॉन का एक सेल है बेटा, और किसी भी सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा लेमा। पर इस प्लाज्मा लेमा को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि बेटा जो हमारी सेल बॉडी की प्लाज्मा लेमा है उसे तो हम कहेंगे हमारी सेल बॉडी की जो प्लाज्मा लेमा है बेटा उसे कहा जाएगा सेल बॉडी की जो प्लाज्मा लेमा है। बेटा सेल बॉडी की जो प्लाज्मा लेमा है उसे तो हम कहेंगे प्लाज्मा लेमा, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा लेमा। पर समझो डेंड्रोन डेंड्राइट्स वाली कहलाएगी डेंड्रोलेमा और एक्सोन वाली कहलाएगी एक्सोलेमा। बेटा न्यूरॉन का एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो समझें यहां वाला साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म, डेंड्रोन डेंड्राइट्स वाला डेंड्रोप्लाज्म और एक्सोन वाला क्या कहलाता है बेटा, एक्सोप्लाज्म कहलाता है। कुल मिला के न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है बेटा जी 3 मेजर पार्ट हैं। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सोन। आइए बात करते हैं सेल बॉडी। सुनना बेटा, न्यूरॉन एक सेल है तो इसके अंदर जो है सभी तरह के सेल ऑर्गेनल होंगे। जैसे आपको यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसमें गोल्जी बॉडी भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, समझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, हर तरह के सेल ऑर्गेनल हैं। पर ध्यान रखिएगा न्यूरॉन के अंदर एक सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। बेटा हम जो है मैच्योर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, आफ्टर बर्थ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो है आपको होता है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। थोड़ा आइडिया याद करो बच्चों, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेल डिवीजन के दौरान ऑपोजिट पोल पर अलाइन हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम अरेंज होते हैं और सेल का डिवीजन होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, न्यूरॉन के पास हर तरह का सेल ऑर्गेनल है। कौन सा नहीं है बेटा जी, सेंट्रियोल नहीं है। और जब सेंट्रियोल नहीं होगा तो न्यूरॉन में डिवीजन की पावर नहीं होती है। फिर सर इतने सारे न्यूरॉन कैसे बन गए, मैं आपको बता देता हूं। बेटा एम्ब्रायनिक स्टेज में सेंट्रियोल होता है, न्यूरॉन में डिवीजन होता है, इसीलिए इतने सारे न्यूरॉन्स बन जाते हैं। बेटा हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यानी समझो एम्ब्रायनिक स्टेज में सेंट्रियोल है, डिवीजन हुआ, पर आफ्टर द बर्थ ड्यू टू एक्सेस स्पेशलाइजेशन, ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन जो सेंट्रियोल होता है वो डीजनरेट हो जाता है या फिर इमेच्योरली प्रेजेंट होता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। पर बहुत शानदार चीज, न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल ना हुआ तो क्या सही बच्चों, एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर इसके पास है, उसे कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल। निसल बेटा कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, नीट का क्वेश्चन भी था 2018 के आसपास। ध्यान सुनना, न्यूरॉन के पास निसल्स ग्रेन्यूल है। नाउ व्हाट इज निसल ग्रेन्यूल, ध्यान सुना बेटा, दीज आर क्लस्टर्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम। ये तो पता है ना बच्चों, ईआर पर जब राइबोसोम चिपक जाता है उसे आरईआर कहा जाता है। बस खास बात है न्यूरॉन का जो आरईआर है ना बेटा, न्यूरॉन का जो आरईआर होता है वो इस तरह से ग्रेन्यूल की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। ऐसा समझो ये ऐसा ईआर है जिस पर राइबोसोम अटैच है, साथ ही साथ इसमें बेटा कुछ फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। तो समझे क्लस्टर ऑफ आरईआर प्लस फ्री राइबोसोम, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल। इतना याद रह जाए, निसल्स ग्रेन्यूल क्या है, दीज आर क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम। बेटा ये आरईआर है, तो आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मुझे जान लगानी है, आपको ध्यान लगाना है, एम जे सर नॉन स्टॉप बोल रहे हैं ताकि आपको एनसीईआरटी समझा सकें। तो व्हाट इज निसल ग्रेन्यूल, क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम। तो बेटा आरईआर निसल ग्रेन्यूल का फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि निसल ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान सुनिए बेटा, ये सेल बॉडी के अंदर होते हैं, डेंड्रोन डेंड्राइट्स में हो सकते हैं, पर ये एक्सोन के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो एक्सोन में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं डेंड्राइट्स के बारे में। सुनना बेटा,
सेल बॉडी से जो छोटे छोटे प्रोसेस अराइज होते हैं बाहर की तरफ, इन्हें हम कहते हैं डेंड्रोन। डेंड्रोन की फाइन ब्रांचेस कहलाती है डेंड्राइट्स। तो ध्यान सुनिए बेटा, डेंड्राइट्स पर पाए जाते हैं कुछ रिसेप्टर। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा जब हम सिनेप्स पढ़ेंगे। ये रिसेप्टर्स कुछ और नहीं है बेटा, ये लिगेंड गेटेड चैनल हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मान के चलो ये रिसेप्टर हैं। इनका काम होगा बेटा जी स्टिमुलस को रिसीव करना। इनका काम होता है स्टिमुलस रिसीव करना, और यहां पर फिर एक छोटी मोटी इंपल्स जनरेट होती है, एक छोटा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसे ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। बेटा आज बस हम तैयारी करें, ध्यान सुनना, मैंने इंपल्स कहा है, नर्व इंपल्स नहीं कहा है। मैंने ग्रेडेड पोटेंशियल कहा है, एक्शन पोटेंशियल नहीं कहा है। ध्यान सुनिए बेटा, अरे नर्व इंपल्स तो यहां बनेगी। कहां बनेगी बेटा जी? नर्व इंपल्स कहां बनेगी? वो बनेगी बेटा जी हमारे एक्सॉन हिलॉक वाले पार्ट पर। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि एक चीज समझना बेटा जी, नर्व इंपल्स कहां बनती है? एक्सॉन हिलॉक पर। समझे? सेल बॉडी का ये वाला पार्ट, एक्सॉन का पार्ट नहीं बेटा, सेल बॉडी का ये वाला पार्ट जहां से एक्सॉन अराइज होता है वो कहलाता है बेटा जी एक्सॉन हिलॉक। एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है, पर ध्यान रखिएगा यही वो पॉइंट है जहां पर नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल अगली क्लास में आप अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखेंगे। तो समझिए, डेंड्राइट्स पर तो मिलते हैं रिसेप्टर, उनका काम होता है स्टिमुलस रिसीव करना और छोटी मोटी इंपल्स जनरेट करना। फिर वो इंपल्स जो है टुवर्ड्स सेल बॉडी कंडक्ट करना होता है, यानी डेंड्राइट्स का फंक्शन है इंपल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्ट करना। यानी डेंड्राइट्स करते हैं बेटा जी सेंट्रीपिटल कंडक्शन। फिलहाल ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक्सॉन। बेटा एक्सॉन अगर होगा तो एक होगा, अगर होगा तो एक होगा, जरूरी नहीं कि हो, अगर होगा तो एक होगा। लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, उसकी प्लाज्मा लेमा को एक्सोलेमा कहते हैं, उसका साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म कहता है। इसमें भी हर सेल ऑर्गेनल है बेटा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, पर यहां पर क्या नहीं है? निसल्स ग्रेनुल नहीं है। यह आपको याद होना चाहिए। अब समझना बेटा, ये एक्सॉन का प्रॉक्सिमल एंड है। और एक चीज मैं आपको समझा चुका हूं, यहां पर नर्व इंपल्स बनेगी तो एक्सॉन का काम क्या है? वो एक्सोलेमा पर नर्व इंपल्स जो है अवे फ्रॉम सेल बॉडी कंडक्ट होगी। अगली क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम चैप्टर को सही मायने में शुरू करेंगे। तो आप देखिएगा बेटा, डेंड्राइट्स का काम है टुवर्ड्स द सेल बॉडी यानी कि सेंट्रीपिटल कंडक्शन करना, जबकि एक्सॉन का काम है अवे फ्रॉम सेल बॉडी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करना। अब ध्यान सुनिए बेटा, एक्सॉन अपने डिस्टल एंड पर इस तरह से कुछ बेसिक एक्सॉन जो बेटा वो अपने डिस्टल एंड पर कुछ इस तरह से ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है। इन्हें कहा जाता है बेटा जी एक्सॉन टर्मिनल। एनसीईआरटी का फिगर है, इन्हें कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। और हर एक्सॉन टर्मिनल लास्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। बेटा तैयारी चल रही है 720 की, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पर जो है सिनेप्टिक नॉब है, आपको आइडिया है सिनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है, और इनके अंदर जो है केमिकल्स भरे होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और बेटा न्यूरॉन का, एक्सॉन का ये जो लास्ट पार्ट बनता है यही क्या कहलाता है? टीलोडेंड्रिया। ये कहलाता है बेटा जी टीलोडेंड्रिया। तो यहां पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। बेटा सारी पीडीएफ सेव होती जा रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन, इसको ध्यान सुनना बेटा। हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करेंगे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन में डिफरेंस तो आप खुद नोट कर सकते हैं बेटा, आप कर सकते हो। डेंड्राइट्स अगर होंगे तो एक या एक से ज्यादा, एक्सॉन अगर होगा तो ऑलवेज सिंगल। डेंड्राइट्स जो है वो छोटे प्रोसेस होते हैं, एक्सॉन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेंड्राइट्स काम करता है सेंट्रीपिटल कंडक्शन टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एक्सॉन करता है सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बेटा डेंड्रॉन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है, जबकि एक्सॉन जो है वो अनब्रांच स्ट्रक्चर है। एक्सॉन की ब्रांचेस की हम बात नहीं करेंगे नीट लेवल पर। अब सुनना, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। ध्यान सुनिए बेटा, न्यूरॉन को हम अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। एक तो मैं आपको बता चुका हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बेटा आपको याद कीजिए, जो न्यूरॉन इंपल्स को हमारे ऑर्गन से सीएनएस लाते हैं उन्हें कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। जो सीएनएस से ऑर्गन ले जाते हैं उन्हें कहा जाता है मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। तो बेटा फंक्शन के बेस पर न्यूरॉन दो टाइप के हो गए, ऑर्गन से सीएनएस लाने वाले सेंसरी, सीएनएस से ऑर्गन ले जाने वाले मोटर। तो इनको तो कहा जाएगा फंक्शन के बेस। वैसे आपको एक और चीज याद होगा बेटा, सेंसरी और मोटर के बीच में एक न्यूरॉन मिलता है जिसको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है, पर फिलहाल रिफ्लेक्स सेक्शन सिलेबस से हट गया है, हम उसको लेकर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपने देखा फंक्शन के बेसिस पर अचीवर्स के अंदाज में पढ़ना है। सुने, फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन दो टाइप के हैं, जो ऑर्गन से सीएनएस लेकर आए वो कहलाएंगे सेंसरी यानी एफरेंट न्यूरॉन, जो सीएनएस से ऑर्गन ले जाए वो है मोटर या फिर इफरेंट। अब समझे, मैं अगला क्लासिफिकेशन का तरीका आपको बता रहा हूं बेटा, मॉड्यूल के पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, ध्यान सुने। अगला क्लासिफिकेशन का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। बेटा समझो, प्रोसेस दो ही टाइप के हो सकते हैं,
या तो डेंड्राइट हो सकता है या फिर एक्सॉन हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूं, एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर मैं आपको सेल बॉडी दे दूं और मैं आपसे ये कहूं कि इसमें आप जो है या तो डेंड्राइट निकाल लो या एक्सॉन, तो पहले क्या निकालोगे? एक्सॉन निकालोगे। बेटा एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सर अगर डेंड्राइट नहीं होगा तो फिर रिसेप्टर कहां होंगे? बेटा वो रिसेप्टर जो है सेल बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी होते हैं। पर ध्यान सुनिएगा, अगर पहला कोई प्रोसेस निकलेगा तो कंफर्म है वो एक्सॉन ही निकलेगा। अब इसको ध्यान सुनना। मान लेते बेटा ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, यहां आपको सेल बॉडी से कोई भी प्रोसेस निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको सेल बॉडी से कोई भी पोल नहीं दिख रहा है, कोई किनारा नहीं दिख रहा है, ना तो डेंड्राइट है, मैं कह सकता हूं डेंड्राइट भी एब्सेंट है, एक्सॉन भी एब्सेंट है। बेटा पोल एब्सेंट है तो इसे कहा जाएगा ए पोलर न्यूरॉन, या फिर मैं कह सकता हूं पोल नहीं है तो ये कहलाता है नॉन पोलर न्यूरॉन। तो समझ में आ रहा बच्चों? ऐसा न्यूरॉन जिसमें पोल्स एब्सेंट है या पोल्स नहीं है। वैसे सच्चाई तो है, हो सकता है इसमें ऐसे कुछ प्रोसेस निकलते भी हों। बेटा इस तरह से कुछ प्रोसेस निकल भी सकते हैं, पर आप उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सा डेंड्राइट है और कौन सा एक्सॉन है। तो उनके होने ना होने का हम अस्तित्व की बात ही नहीं करेंगे। तो या तो पोल एब्सेंट है अगर होंगे भी तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा डेंड्राइट है या फिर कौन सा एक्सॉन है। तो ध्यान रखेंगे ये है ए पोलर या फिर नॉन पोलर न्यूरॉन। बेटा बहुत ही सिंपल टाइप का न्यूरॉन है। तो ये किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में। समझो हाइड्रा में, और हमारी आंखों की रेटिना में एमाक्राइन सेल्स होते हैं। बेटा सिलेबस से हट चुका है पर ध्यान रख लेंगे, रेटिना के अंदर जो एमाक्राइन सेल्स होते हैं वो भी नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं, ए पोलर न्यूरॉन होते हैं। अब अगला सुनना बेटा, अगर मान लो सेल बॉडी से आपको देखो एक पोल निकलता हुआ दिख रहा है। बेटा सेल बॉडी से एक पोल दिख रहा है तो ये कहलाता है यूनिपोलर। ये कम से कम याद होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो एक पोल निकला डेंड्राइट होगा या एक्सॉन होगा? मैं आपको समझा चुका हूं एक्सॉन होना चाहिए। यानी समझो इसके अंदर भी डेंड्राइट्स तो एब्सेंट है लेकिन एक एक्सॉन प्रेजेंट है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है बेटा जी समझें, एनसीईआरटी लिखती है डेंड्राइट एब्सेंट है, वन एक्सॉन। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? न्यूरॉन विद ओनली वन एक्सॉन। न्यूरॉन विद ओनली वन एक्सॉन वो कहलाता है यूनिपोलर। और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, जो एम्ब्रायनिक न्यूरॉन्स होते हैं बेटा वो मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिपोलर। ये एनसीईआरटी की बात है। अब ध्यान सुनना, अगर आप इस न्यूरॉन को ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इस न्यूरॉन को ध्यान से देखो, सेल बॉडी से आपको कितने पोल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? दो। बेटा सेल बॉडी से दो निकल रहे हैं तो कंफर्म है एक तो एक्सॉन हो जाएगा और एक जो है वो आपका डेंड्रॉन यानी डेंड्राइट्स हो जाएगा। क्योंकि दो पोल है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी बाइपोलर न्यूरॉन। इसे कहा जाएगा बाइपोलर। याद रखेंगे हमारी रेटिना के जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं बेटा वो बाइपोलर होते हैं, और जो हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के न्यूरॉन्स है वो भी मोस्टली बाइपोलर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, आप अगर इस न्यूरॉन को देख पा रहे हैं तो सेल बॉडी से, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, सेल बॉडी से एक से ज्यादा ही पोल निकल रहे हैं। एक से नहीं, दो से भी ज्यादा निकल रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो यहां पर दो से ज्यादा निकल रहे हैं, मल्टीपल पोल्स निकल रहे हैं। तो ये कहलाता है बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इसके लिए आप ध्यान रखेंगे इसमें डेंड्राइट्स का नंबर तो एक से ज्यादा होगा लेकिन एक्सॉन कितना होगा? एक। तो एनसीईआरटी कहती है द न्यूरॉन विद, एनसीईआरटी कहती है द न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स। बेटा समझो, अगर सिर्फ एक एक्सॉन है तो वो यूनिपोलर है, अगर एक एक्सॉन एक डेंड्राइट है तो वो बाइपोलर है, और अगर एक एक्सॉन मोर देन वन डेंड्राइट है तो वो मल्टीपोलर है। और इसके लिए आप ध्यान रखेंगे हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं बेटा वो मल्टीपोलर होते हैं। चलिए मैं यहां पर आपको एनसीईआरटी की एक लाइन बता देता हूं, सॉरी एनसीईआरटी के नहीं, मेडिकल कॉलेज के। तो ध्यान रखेंगे एम फॉर मल्टीपोलर, एम फॉर मैक्सिमम, एम फॉर मोटर न्यूरॉन। बेटा ऑल द मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। व्हाट इज मोटर न्यूरॉन? जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेकर जाते हैं। तो ध्यान सुनिए बेटा, आपके शरीर के जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। फिलहाल एनसीईआरटी याद रखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। बेटा लास्ट और बता देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, सेल बॉडी से एक पोल निकल रहा है तो कंफर्म है बेटा जी ये भी यूनिपोलर होगा। कंफर्म है डेंड्राइट एब्सेंट है, वन एक्सॉन प्रेजेंट है। पर इस यूनिपोलर में इसमें क्या डिफरेंस है? इसका एक्सॉन कंटिन्यू हुआ, टर्मिनल में उसने फॉर्म किए, पर यहां पर जो एक्सॉन है वो आगे चलकर बेटा इस तरह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया
और इसमें एक ब्रांच तो एक्सॉन टर्मिनल बनाती है और दूसरी जो ब्रांच है बेटा वो डेंड्राइट्स की तरह बिहेव करती है। स्टेटमेंट ध्यान से सुने बेटा जी, जो ये न्यूरॉन है इसमें डेंड्राइट्स की तरह बिहेव कर रहा है, पर ध्यान रखिएगा इसमें एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है। अब डिफरेंस समझो, ये वाला बेटा यूनिपोलर है, इसे कहा जाता है सूडो यूनिपोलर। मेडिकल कॉलेज का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए बेटा, ये हमेशा से यूनिपोलर था, पर ये वाला हमेशा से यूनिपोलर नहीं होता है। एम्ब्रायनिक स्टेज में ये पहले बाइपोलर होता है और बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूनिपोलर में। बेटा क्या होता है, शुरुआत में बाइपोलर है, पर ये दोनों पोल एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और जब ये फ्यूज हो जाते हैं एक सिंगल पोल निकलता है एक्सॉन। तो ये तो हमेशा से यूनिपोलर है, सच्चा यूनिपोलर है। ये शुरुआत में बाइपोलर था, बाद में यूनिपोलर बन जाता है। तो ये आपकी आंखों को धोखा दे रहा है बेटा, ये धोखेबाज न्यूरॉन, इसको कहा जाएगा सूडो यूनिपोलर। शुरुआत में बाइपोलर था, आज ये यूनिपोलर है, तो इसे कहा जाता है सूडो यूनिपोलर। एक लाइन याद रखेंगे, मैक्सिमम सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं सूडो यूनिपोलर या फिर डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन और सुन ले बेटा, हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये सिनेप्स में काम आएगा बेटा। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी यानी स्टिमुलेटरी, एक होते हैं इनिबिटरी। बेटा सिनेप्स में काम आएगा, बेसिक नॉलेज है। एक्साइटेटरी में आपको पता है एसिटाइलकोलिन हो सकता है, नॉर एपिनेफ्रिन हो सकता है। इनिबिटरी के अंदर आपको पता है बेटा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड यानी गाबा हो सकता है, डोपामीन हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन और सुन लें बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स में काम आएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप का है, उस बेसिस पर न्यूरॉन दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। ऐसा न्यूरॉन जिसके पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो वो कहलाएगा एक्साइटेटरी न्यूरॉन, और ऐसा न्यूरॉन जिसके पास इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो वो कहलाएगा इनिबिटरी न्यूरॉन। पर एक चीज याद रखना, एक न्यूरॉन बेटा जी एक ही टाइप का हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइलकोलिन निकल रहा है तो उसी न्यूरॉन के दूसरे सिनेप्टिक वेसिकल से गाबा निकल रहा है। नहीं बेटा, एक न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी का हो सकता है। तो आज हमने यहां पर न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। बेटा भैया क्लास कब तक है, 4:50 तक ना, 4:50 तक है ना। सुने बेटा, वापस बोल रहा हूं, हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें ताकि हम क्या मेंटेन कर सके, होमियोस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की मदद से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के नर्व इंपल्स भेज के फास्ट कोऑर्डिनेशन करवाता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड और लिम्फ की मदद से हार्मोन नाम के केमिकल भेज के नर्वस की तुलना में स्लो कोऑर्डिनेशन करवाता है। बेटा आपको रिवाइज करवा रहा हूं, रूम पर बस आप बैठ के फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट सेंसिटिविटी, रिसीव एक्साइटेबिलिटी, ट्रांसमिट कंडक्टिविटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। फिर बेटा हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर होती है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। पीएनएस को फिर हमने दो में डिवाइड किया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वैसे ऑटोनॉमिक का ही दूसरा नाम है बेटा जी विसरल न्यूरल सिस्टम, पर एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए। फिर हमने बात करी नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू के अंदर बेटा न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, कहीं पर एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट है, कहीं पर स्वान सेल होता है। याद रखिएगा अगली क्लास में, जो काम सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं वही काम पीएनएस में स्वान सेल करते हैं, और इनका फंक्शन क्या है बेटा जी, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। अब समझे बेटा जी, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। समय आ गया बेटा जी क्लास को टर्मिनेट करने का। जाने से पहले मैं आपके लिए एक नई चीज को जो है इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, वो है बेटा जी एमजे टॉक्स। आपके लिए जो है एक नई पहल हम शुरू कर रहे हैं, वो है एमजे टॉक्स। बच्चों हमें सिर्फ डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, वो तो हम आपको बना देंगे बच्चों, 720 की तैयारी होगी, पर हमें बच्चों एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो क्लास के अंदर एमजे सर आपको बायो तो पढ़ाएंगे सही, पर साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा जीवन भी पढ़ाना चाहूंगा हर लेक्चर के लास्ट में 30 सेकंड में। तो बच्चों एमजे टॉक्स में आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको आप समझें, हमारे एक्सपीरियंस से बच्चों जी। मुझे ऐसा लगता है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, समय समय पर तस्वीरें ले लिया करो बच्चों, समय समय पर तस्वीरें ले लिया करो बच्चों, क्योंकि जो आईना होता है वो जो है ढलती हुई उम्र दिखाता है, वो गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, समय समय पर तस्वीरें ले लिया करो बच्चों, क्योंकि जो आईना है वो आगे चलकर ढलती हुई उम्र दिखाता है, पर बच्चों वो कभी भी गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जीवन में बड़ी मोमेंट्स को
इंतजार ना करें, हमेशा ये ना सोचें क्योंकि बड़ा लम्हा आएगा, कोई भी ऐसा लम्हा जो आपको खुशी देता हो सकता है आज मम्मी ने गले लगा लिया हो, तुरंत सेल्फी लेकर उसको सेव कर लीजिए क्योंकि ऐसे मोमेंट जो हैं शायद जीवन में फिर से लौटकर नहीं आएंगे। तो आज एमजे टॉक्स में एमजे सर आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, समय समय पर तस्वीरें ले लिया करो बच्चों, क्योंकि ये जो आईना है ये बस ढलती हुई उम्र दिखाएगा, या आपको गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाएगा। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत करेंगे माइलिनोजेनेसिस एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। थैंक यू सो मच बच्चों।